नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं जो आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इस सीरीज की दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने भारतीय इतिहास और संस्कृति वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। तो पंचायतन शब्द का प्रयोग मंदिर रचना शैली के लिए किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी मंदिर में एक मुख्य देवता की मूर्ति होती है और उसके साथ ही साथ चार अन्य देवताओं की मूर्तियां भी होती हैं या चार अन्य देवताओं के छोटे छोटे मंदिर अवस्थित होते हैं, तो इस मंदिर निर्माण शैली को पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है, जिसमें से जो ये मुख्य मंदिर होता है यह मुख्य देवता को समर्पित होता है और उसके साथ ही साथ ये जो दूसरे मंदिर होते हैं ये मंदिर मुख्य देवता के साथ संलग्न दूसरे देवताओं को दर्शाते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित हैं। इन मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासकों के द्वारा किया गया था। यहाँ का जो सबसे फेमस मंदिर है उसे कहा जाता है विमल वसाही मंदिर। विमल वसाही मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह के द्वारा किया गया था। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर याद रखिएगा कि ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित हैं। इन मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासकों के द्वारा कराया गया था और यहाँ का जो सबसे फेमस मंदिर है उस मंदिर को कहा जाता है विमल वसाही मंदिर और इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबा साहेब अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत नामक एक जनरल की शुरुआत की गई थी। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्मदिन कब मनाया जाता है। तो भारत में 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम शाही खां था और जैन उल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है जैन उल आबिदीन के बारे में। कश्मीर के शासक थे और इन्हें कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम था ये था शाही खां। इसके बाद बात करते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। और कभी अगर पूछा जाए कि किसने करवाया था, वो कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो का से कैलाश और का से ही कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ये राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, किस धर्म से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिंदू धर्म और जैन धर्म। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर अवस्थित हैं। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर में ही खजुराहो के मंदिर अवस्थित हैं। और इन खजुराहो के मंदिरों में जो सबसे फेमस और सबसे बड़ा मंदिर है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। इस मंदिर का नाम आपको जरूर याद रखना है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवस्थित है और छतरपुर में ही खजुराहो के मंदिर समूह अवस्थित हैं। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में कुछ दरबारी कवि दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राजा दिए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास की अगर बात करें तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सम्राट हर्ष। हर्ष का शासनकाल कब था। तो ये 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन था हर्ष का। और इसी दौरान 629 ईस्वी में ह्वेंसांग चाइना से भारत की तरफ आता है। और यहाँ पर एक कोड याद रखिएगा, हा से ह्वेंसांग और हा से ही हर्ष।
तो ये रिलेट कर लीजिएगा कि हा और हा यानी ह्वेनसांग किसके समय में आया, हर्ष के समय में आया, और ये लगभग 12 वर्षों तक भारत में रहा था। आज के आखिरी पंक्ति की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहां थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर कभी मौखरी राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। यहीं पर बात कर लेते हैं थानेश्वर के भी बारे में। तो याद रखिएगा थानेश्वर हरियाणा में अवस्थित है और यह पुष्यभूति वंश की राजधानी हुआ करती थी। मैं यहां पर लिख देता हूं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो था सम्राट हर्ष। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित की थी और मौखरी शासकों और पुष्यभूति शासकों के बीच में वैवाहिक संबंध थे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।